जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपना इस यूनिट 1 में जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है। तो हम देखते हैं यूनिट नंबर स्टार्ट 1 से करते हैं, एकदम बेसिक से। तो देखिए पहले यूनिट में हमारा क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में है, एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो सारा चीज़ है। तो देखिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी होता है और एक हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी होता है। कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी में क्या दो टाइप आते हैं, एक कॉमर्शियल एक नॉन कॉमर्शियल। नॉन कॉमर्शियल में क्या होता है, देखिए पहले नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी का मतलब क्या है। इन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जिसकी क्वांटिटी क्या हो, लिमिट हो। जो हमारा जिसकी क्वांटिटी हमारा क्या हो, वो हमारा लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। और उसके साथ साथ हमारा क्या है, जो कि हमारा जो प्रोड्यूस कर, जिसका क्वांटिटी क्या हो, लिमिट हो। और वो हमारा जो क्या बोलते हैं, एक टाइम के बाद वो क्या हो, खत्म हो जाए, एंड हो जाए, उसी को हम बोलते हैं कन्वेंशनल सेक्टर। और नॉन कन्वेंशनल सेक्टर हम किसे बोलते हैं, जो हमारा नॉन कन्वेंशनल सेक्टर होता है वो जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसका जो वो मतलब हमारा प्रेजेंट है अनलिमिटेड अमाउंट है, इसका लिमिटेड कोई भी अमाउंट नहीं है, अनलिमिटेड अमाउंट है। और कन्वेंशनल में कॉमर्शियल सेक्टर, जो कॉमर्शियल कौन कौन से हैं, जिसको हमको प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कोल से आप प्रोड्यूस करते हैं, पेट्रोलियम से, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ चीज़ें बनाते हैं। और नॉन कमर्शियल क्या है, जो नॉन कमर्शियल जैसे आप देखेंगे जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट यानी क्या होता है, जैसे फायरवुड हो गए, स्ट्रॉ हो गए, या ड्राई डंग हो गए, काऊ डंग आ गया, इसमें हमारा इसके थ्रू जो एनर्जी हमारा प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉमर्शियल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल है हमारे बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और एनर्जी फॉर्म ऑफ अर्बन वेस्ट। अर्बन वेस्ट में जो हमारा एनर्जी बायोगैस के थ्रू जो प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे देखिए जो फर्दर इट क्लासिफाइड इनटू कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल, हमने देखा कि हमने जो कन्वेंशनल को कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल में डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमारा क्या है, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कॉमर्शियल सिंस दे आर कंज्यूमर, सिंस द कंज्यूमर नीड टू पे द प्राइस। अब देखिए कॉमर्शियल जैसे आप क्या कहते हैं, कॉमर्शियल जो हमारा होता है जिसके लिए आप पैसे प्राइस पेड करते हो, हालांकि आप प्राइस पेड इसके लिए भी करते हो, लेकिन ये हमको क्या होता है, इंडिया में मिल जाता है इसलिए इसलिए हम इसको पैसा पे नहीं करते। तो कॉमर्शियल में क्या होता है हमारा, जो कंज्यूमर पे करे, जिसके लिए प्राइस वो पे करे। जैसे कोल आप खरीदने जाओगे तो उसके लिए प्राइस, क्योंकि उसको जो हमारे कोल माइन से कोल निकालने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक्सपेंडिचर खर्च होते हैं। तो उन चीज़ों को क्या उससे हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर से जो पैसा ले सकते हैं, प्राइस ले सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल। और नॉन कॉमर्शियल में आप जानते हैं जिसके लिए पे उतना नहीं किया जाता है, जैसे हमारा फायरवुड, स्ट्रॉ, ड्राई डंग, ये सारा कुछ हुआ था। नाउ अब बात करते हैं हम कोल का। कोल जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आज तक अभी तक में है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो इलेक्ट्रिसिटी किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, वो हमारा कोल से है। देयर आर मोर देन 1,48,790 टन कोल डिपॉजिट इन इंडिया। इतना मतलब इससे ज्यादा अभी तक तो ये क्या है, हमारा लिमिट है कि मतलब लिमिट क्या मतलब हम इतना तक अभी तक मेजर कर पाए कि इंडिया में जो है वो करीबन 1.5 लाख टन के करीब हमारे पास कोल डिपॉजिट है। इंडिया क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड जो कोल को प्रोड्यूस करता है। सम स्टेट हैविंग कोल डिपॉजिट जैसे बिहार हो गए, उड़ीसा हो गए, झारखंड हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, बंगाल हो गए, हमारा ये क्या है, कुछ स्टेट है इंडिया में जहाँ पे कोल अधिक पाए जाते हैं। तो आपको पॉइंट यहाँ पे क्या रिमेंबर करना है कि जो कोल है हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है, कितना प्रोड्यूस हमारे डिपॉजिट है इंडिया में, जो अभी तक क्वान्टिफेबल डेटा है वो क्या कहता है, 1.5 लाख के करीबन हमारा टन जो है कोल डिपॉजिट है इंडिया में। और इंडिया का जो रैंक है प्रोड्यूसिंग करने में, कोल को प्रोड्यूस करने में, वो हमारा 4th रैंक है। अब देखिए अब हम जानते हैं एनर्जी क्या है, जो एनर्जी इज द वन ऑफ द मेजर इनपुट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनर्जी जैसे हम जानते हैं कि हमको अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो एनर्जी एक सबसे बड़ी नीड है हमारे कंट्री के लिए, जो जीडीपी में हेल्प करता है इंक्रीज करने में। इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जो हमारे डेवलपिंग कंट्री है वो एनर्जी सेक्टर को कंज्यूम करते ऑन ए क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इज अ व्यू ऑफ ईवर इंक्रीजिंग एनर्जी नीड रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू मीट
टू टैकल हिम। देखिए इसमें क्या है बता रहा है कि जो एनर्जी है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए, और जो एनर्जी सेक्टर है वो इन डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री क्या है वो डेवलप हो रही है, उनको एनर्जी चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए, उनके लिए अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, हमको हर एक फील्ड में एनर्जी चाहिए ही चाहिए डेवलप करने के लिए। एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखिए एनर्जी क्या क्या क्राइटेरिया में फॉलोइंग डिवाइड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हो गया, जो हमारा ये कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल हमने देखा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल देखा, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल देखा। और देखिए नॉन कन्वेंशनल तो हमने बताया था जिसका क्वांटिटी लिमिट हो। अब जो हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता है वो जो कि ट्रेडिशनली यूज फॉर द मेनी डिकेड्स एंड वेयर इन कॉमर्स जो हमारा कॉमन यूज अराउंड द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973 कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका अमाउंट जो लिमिट अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो। और ये हमारा कब हेल्प हुआ था, जब 1973 में क्या हुआ था, ऑयल क्राइसिस हुआ था। उस समय ऑयल नहीं मिल रहे थे, एनर्जी जरूरत था, तो उस समय क्या हुआ था, हमारा ये जो कन्वेंशनल सेक्टर है वो डेवलप हुए थे। उस समय कौन कौन से हमारे थे, फॉसिल फ्यूल थे, न्यूक्लियर थे, हाइड्रो एनर्जी थे, ये सारे हाइड्रो रिसोर्स से जनरेट हुए थे। आपको यहाँ पे भी देखिए दिखाया था हमने कि कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स। तो देखिए कन्वेंशनल सोर्स में हमारे ये कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल आए थे, तो वही चीज देखिए यहाँ पे है, सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी है वो ट्रेडिशनली से यूज किए आ रहे हैं डिकेड से, लेकिन क्या हो गया था, ऑयल क्राइसिस हो गया था, किसके कब, 1973 में। तो उस समय हमारा क्या हुआ था, ये सारे जो फॉसिल फ्यूल को डेवलप किया गया, न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप किया गया, हाइड्रो रिसोर्सेज डेवलप किए गए, ये सारा कुछ। और जो हमारा नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्स है वो क्या होता है, जिसका हर लॉन्ग जो कंसीडर उसको कहते हैं जो लार्ज स्केल में यूज हुआ है आफ्टर ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। देखिए जैसे हम आपको बताए थे कि ऑयल क्राइसिस आया, ठीक है, वहां पे फॉसिल फ्यूल की कमी हुई, न्यूक्लियर एनर्जी की कमी हुई, हाइड्रो एनर्जी का कमी हुआ, लेकिन जो हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था वो हमारा इस ऑयल क्राइसिस को टैकल करने में हेल्प किया। उस समय क्या डेवलप हुआ, हमारा सोलर एनर्जी डेवलप हुआ, विंड एनर्जी डेवलप हुआ, बायोमास एनर्जी डेवलप हुआ। तो ये ऑयल क्राइसिस जो 1973 के बाद ये नॉन कन्वेंशनल सेक्टर है वो बूम हुए, उनका जो कंजम्पशन था, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोड्यूसिंग एनर्जी था वो वे ऑफ क्वालिटी इको फ्रेंडली था। एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क, ये तो हम जानते ही हैं। वी यूज एनर्जी इन आवर कंट्री डेली लाइफ फॉर वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी डूइंग वर्क, जैसा कि हमको ये पता ही है। जो हम यूज करते हैं मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे तरीके बताए कैसे आप एनर्जी को यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि डोमेस्टिक कमर्शियल सभी लेवल पे यूटिलाइज किया जाता है, जैसे हमारे फ्रिज हो गए, टीवी हो गए, ये सारा कुछ चलाने के लिए। अब क्या है मेजर सोर्स, क्या है पावर जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर जनरेशन के क्या सोर्स है, पहला क्या है न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो हमारा है वो जनरेट करना, ये मेजर पावर जनरेशन है हमारे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, नॉन कन्वेंशनल, जैसे हमारा सोलर हो गया, विंड हो गया, टिडल हो गया। देखिए सोलर एनर्जी क्या है, जो सनलाइट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, पीवी सेल पे जो सनलाइट जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है हमारा एनर्जी। और ये एनर्जी क्या है, कुकिंग के लिए, डिस्टिलेशन ऑफ वाटर के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज हो सकता है। वैसे ही विंड जो है हमारा वो किसके द्वारा होता है, जो हार्नेसिंग पावर ऑफ विंड होते हैं, जो विंड वेलोसिटी होते हैं, उनके थ्रू हमारा क्या होता है, यूज होता है। मोस्टली यूज इन ऑपरेटिंग वाटर पंप्स फॉर इरिगेशन पर्पज, और इरिगेशन पर्पज में भी हमारा यूज होता है, जैसे विंड से हमारा टरबाइन घूम रहा है और उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ये जान के आपको हैरानी होगी कि जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट जनरेशन ऑफ विंड पावर है। यस, इंडिया जो है हमारा वो सेकेंड अराउंड 10 गीगावाट के तरफ में उसके जो कैपेसिटी है वो विंड एनर्जी का है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि विंड पावर को जनरेट करता है।
अब बात करें टाइडल टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी भी हमारा किसके थ्रू जनरेट होता है? टाइड वेव के थ्रू, जो सी में वेव्स होते हैं उनके थ्रू हमारा ये जनरेट होता है। इनके जो सोर्स होते हैं वो क्या कैसे होते हैं? जैसे सोर्स होते हैं टैप ड्यू टू द लैक ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव। अब इनके सोर्स क्यों टैप उतना नहीं होते, उतना टाइडल एनर्जी क्यों नहीं, मतलब कि ज़्यादा यूज कर पा रहे हैं क्यों? क्योंकि इनके जो कॉस्ट इफेक्टिव जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुई है, तो उसको डेवलप आज के समय वो हमारे चल रहे हैं। अब डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में हमको पूछा है? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स हम जैसे कि जानते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, और जो नॉन कन्वेंशनल है हमारा वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। और कन्वेंशनल क्या हुआ था हमारा? कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल था। कॉमर्शियल जिसके लिए आप पैसा देते हो, नॉन कॉमर्शियल जिसके लिए आप पैसा नहीं देते हो। दे फाइंड बोथ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री पर्पज। लेकिन जो हमारा ये नॉन कन्वेंशनल है अधिकतर कहाँ पे यूज होता है? हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज होता है, लेकिन आज के समय ये भी हमारा यूज हो रहा है, हाई स्केल पे यूज हो रहा है, जान लीजिए। दे कैन बी कंसिडर एट वन ऑफ द रीजन फॉर कॉज ऑफ पॉल्यूशन। यस, जो हमारा ये है कन्वेंशनल है पॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल है उसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, when we cannot reuse the source of energy after use it will be exhaust। तो हमारा क्या है कि ये एनर्जी हमारा क्या होगा? एग्जॉस्ट होगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर पाओगे? उसको रीयूज कर पाओगे आफ्टर यूज। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन लिमिटेड, ये आपको बता ही नहीं है, और ये हमारा अनलिमिटेड में और इको फ्रेंडली नेचर में हमारा है। और ये हमारा कैसा है? नॉन पॉल्यूटिंग, और ये हमारा हाई पॉल्यूटिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेज क्या है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के? देखिए जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफी हाई है। समझिए जो 1 ग्राम यूरेनियम होता है U235, वो 1 मेगावाट तक कोल को रिप्लेस कर सकता है। सोचिए 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम हमारा 1 मेगावाट जनरेट करता है। और अगर हम बात करें 1 टन कोल का, तो वो कितना प्रोड्यूस करता है? 2460 किलोवाट केवल। सोचिए कितना, मतलब कितना इसका जो एफिशिएंसी वो एक हाई लेवल पे है कि 1 ग्राम यूरेनियम जो है वो 1 मेगावाट तक का एनर्जी प्रोड्यूस करने के पास कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन जो हमारा 1 टन कोल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हमको केवल 2460 किलोवाट ही मिल रहे हैं, किलोवाट आवर। सोचिए कितना ह्यूज डिफरेंस है हमारे इसमें, जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये भी ठीक है। देखिए मान लीजिए 1 टन, ठीक है चलिए 1 टन में आपको 2460 किलोवाट आवर मिल गए, लेकिन अगर हम इसको यूज करें नॉन कन्वेंशनल सेक्टर का तो हमको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है उसमें, बहुत प्रोसेस के बाद हमको उसका एफिशिएंसी होता है, तब पर भी जाके आप केवल 50 से 60% ही एफिशिएंसी कवर कर पाते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जो कन्वेंशनल सेक्टर है उसमें एनर्जी का एफिशिएंसी बहुत ही काफी ही आई है। द प्रोडक्शन इन इज जो प्रोडक्शन एक्सपेंसिव है इसमें काफ़ी लो है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ डेटा जो हमारा अगस्त 2021 का है, द प्राइस ऑफ यूरेनियम कितना है हमारा? जो प्राइस ऑफ यूरेनियम है $50 है। कितना? $50, $50 पर हमारा जो यूरेनियम है हमारा पर ग्राम कह सकते हैं, नहीं सॉरी ग्राम नहीं, ये जो हमारा $50 कम से कम हमको खर्च करने होंगे किसके लिए? जो हमारे एक लोएस्ट एक मैन्यूट लेवल पे यूरेनियम अगर चाहिए तो। इजी टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल बाय द ट्रेन, और ट्रेन के द्वारा आप इसको जल्दी से इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जनरली इट डज नॉट नीड एनी स्पेसिफिक प्लेस, ये कोई भी स्पेसिफिक प्लेस इसको नहीं चाहता है कि वो इंस्टॉल हो वहाँ पे ये सब हो, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। गवर्नमेंट क्या है इसको इजीली सेटअप कर सकता है कन्वेंशनल सोर्स को, प्लांट को, और वहाँ से अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। तो यहाँ पे हमने एडवांटेज क्या देखा? पहले एफिशिएंसी इसका हाई है, और जो इसका प्रोडक्शन है एक्सपेंसिव, जो हमारा इसका जो प्रोडक्शन है जो इसका एक्सपेंसिव है वो हमारा क्या है? काफ़ी लो है। और इसको जो हम अपने एक हिसाब से गवर्नमेंट अगर बात करें तो इसका जो प्राइस ऑफ यूरेनियम भी है वो हमारा $50 के एक लोएस्ट लेवल पे हमारा इजिली अवेलेबल है। और ये हमारा क्या होगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप इसको रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, जैसे ट्रेन से हो गया, देखेंगे आपके ऑयल वॉयल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। और एक चीज इसमें और है कि इसमें कोई भी नीड नहीं चाहता स्पेसिफिक प्लांट का कि इसको हमें इंस्टॉलेशन करना है, इसको गवर्नमेंट क्या इजीली सेटअप कर सकती है और अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अगर बात करें डिसएडवांटेज का, तो डिसएडवांटेज क्या है इसमें? इसमें से बहुत सारे पॉल्यूशन निकलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं हमारे, हाई स्टैंडअप जो हमारे स्टार्टअप, जो हमारे कई सारे जो स्टार्टअप होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं इनके थ्रू। और जो ये क्या हेल्थ इशू हमारे अंदर आते हैं और इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। ये तो इजी पॉइंट है, आप रिमेंबर भी कर सकते हैं इजीली।
अब देखिए एडवांटेज क्या है, अब नॉन कन्वेंशनल हमने देखा कन्वेंशनल के, अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के एडवांटेज देखते हैं। ये क्या है, कॉस्ट सेविंग ऑप्शन है इन अ लॉन्ग रन। यस, एक बार आप शुरू में क्या लगेगा, पैसे लगेंगे इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन एक बार हमारा ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, प्लान फिक्स हो गया, तो वो कॉस्ट सेव करेगा आपका। लो कॉस्ट मेंटेनेंस, इनका जो कॉस्ट मेंटेनेंस का है काफ़ी लो है, और ये रिन्यूएबल है, इसको रीयूज कर सकते हैं। और जो एक्सपेंसिव है हमारा, ये लेस से थोड़ा ज़्यादा महंगा नहीं है, एक बार केवल शुरू में स्टार्टिंग में हमको चाहता है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और ये हमारा फ्यूचर को बेनिफिट भी करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या, पहले तो रिस्क, क्योंकि पहले रिस्क ले रहे हैं आप, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सोचो इस पे कि कैसे हम एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करें। तो शुरू में आपका क्या है, रिस्क है कि कितना एफिशिएंसी हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ रहता है। ये हार्म द नेचुरल हैबिटेट। अब ये देखिए कैसे हुआ, हमारे नेचुरल हैबिटेट को कैसे हार्म करेगा। सपोज दैट मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी, तो आप ड्रिलिंग किए जा रहे हो, ड्रिलिंग किए जा रहे हो, जिससे क्या होगा, अर्थ का जो बैलेंस सिस्टम है ना, वो अधिक खराब हो जाएगा। अगर आप सब लोग हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यूज करने लगा, हमारे सभी लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने लगे, तो ठीक है, एक लेवल तक सही है, लेकिन कुछ ज्यादा अगर यूज करेंगे तो जो नेचुरल हैबिटेट है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। कई सारे उसके जो हमारे डिजास्टर हो गए, ये सारे कुछ हमको नजर आते हैं। इट रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल इज रिजर्व टू कीप इन पावर जनरेशन, पावर स्टेशन वर्किंग। यस, ये एक भी हमको कि इसको जो स्टार्ट करने के लिए जो उसको फ्यूल चाहिए, वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट चाहिए कि इसको आप इस पावर से जो जनरेशन है उसको हमेशा वर्किंग के लिए चाहिए, वर्किंग के लिए। और एनर्जी यहाँ पे इज नीड टू बी स्टोर्ड, यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, हम स्टोर करना पड़ता है हमको। जैसे हम नॉन कन्वेंशनल में क्या देखते हैं, पेट्रोल लिए तुरंत उसको यूज करने लगे, लेकिन इसको हमको क्या करना होता है, स्टोर करना होता है, कहीं ना कहीं एनर्जी को स्टोर करना होता है। तो ये हमारा क्या था, जो हमारा नॉन कॉमर्शियल, जो कॉमर्शियल कन्वेंशन, ये सारे एनर्जी रिसोर्स के बारे में हमने देखा। तब तक के लिए हम यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर इसी के बारे में। थैंक यू, जय।